गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पहली वाली क्लास में चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में पढ़ा कि किस शासक ने चौहान वंश की नींव डाली और किन किन शासकों ने चौहान वंश की सत्ता को संचालित किया। अब आपके कोर्स में है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके बारे में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा कि जो चौहान शासक था सोमेश्वर, उसके दो पुत्र थे, पृथ्वीराज और हरिराज। सोमेश्वर की जब 1177 ईस्वी में मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से चौहान वंश का राजा बना। इसकी ने जब शासन सत्ता अपने हाथ में ली उस समय इसकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। तो इसने अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में अपना शासन प्रारंभ किया। इस दौरान कदम्बवास ने मुख्यमंत्री और भुवने के अमल्ल ने सेनापति के रूप में कर्पूरी देवी और पृथ्वीराज चौहान को उसके शासन में सहयोग प्रदान किया। पृथ्वीराज ने 1178 के आसपास शासन के सभी जो कार्य थे वो अपने हाथ में ले लिए और साम्राज्य विस्तार की अपनी नीति को प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने अजमेर को अपनी नई राजधानी बनाया और उसी को केंद्र मानकर बच्चों आगे की जो अपनी साम्राज्यवादी नीति थी उसको प्रारंभ किया। अब हम यह पढ़ेंगे कि जिस समय वो राजा बना, जिस समय शासक बना, उस समय उसकी परिस्थितियाँ क्या थी, भारत की परिस्थितियाँ क्या थी और उसने किस तरह से उनका सामना किया। पृथ्वीराज तृतीय जब राजा बना उस समय भारत में काफ़ी राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। कई छोटे छोटे राजवंश, हिंदू राजवंश शासन कर रहे थे जो आपस में ही संघर्षरत थे। उनको किसी बाहरी शक्ति से मतलब नहीं था, उनमें आपस में इतना संघर्ष था कि उससे उत्तर भारत की विशेषकर स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी और एक सबल केंद्रीय सत्ता का उस समय अभाव था। उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय 3 मुस्लिम राज्य थे, सिंध, मुल्तान और पंजाब। सिंध, मुल्तान और पंजाब। इसके बाद जब हम उत्तर भारत में चौहानों के बाद किसी और राजवंश की बात करते हैं तो एक प्रमुख राजवंश था गढ़वाल राठौड़ों का कन्नौज क्षेत्र। यहाँ का राजा था जयचंद, जो चौहानों का शासकों का प्रतिस्पर्धी था। इसी समय गुजरात में चौहानों के जो परंपरागत शत्रु थे, जिनका चौहानों का शुरू से संघर्ष चला रहा था, वो था चालुक्य नरेश। बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था और दक्षिण भारत में भी अनेक राज्यों में अलग अलग वंशों का शासन था। अब इस समय मुस्लिम स्थिति की बात करें संघर्ष की तो 1175 के आसपास जो मोहम्मद गोरी था उसने अपने क्षेत्र से आगे बढ़कर भारत पर अधिकार करने के उद्देश्य से 1175 में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको अधिकार कर लिया। उसके बाद जब उसकी विस्तारवादी नीति प्रारंभ हुई तो उसने 1178 में उसने चौहान राज्य की सीमा को पार करके गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन उस समय उसको पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। इस समय पृथ्वीराज तृतीय की कमजोरी यह रही कि वह परिस्थितियों को नहीं समझ पाया और गौरी के विरुद्ध उस समय कोई तात्कालिक कठोर कदम नहीं उठाया, जो बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ा। इस समय चौहान राज्य की नीति केवल अपने पड़ोसी राज्यों से सुरक्षित रहने की थी। उन्होंने बाहरी शक्ति की जो खतरा था, विशेषकर मोहम्मद गोरी के खतरे को उन्होंने महसूस नहीं किया। क्षेत्रीय शक्तियाँ ही ऐसी थी, जैसे गुजरात के चालुक्य थे, कन्नौज के गढ़वाल थे। तो इन लोगों ने उस समय पृथ्वीराज चौहान की स्थिति और उसकी अल्पव्यस्तता को देखते हुए अपने जगह जगह अपने विद्रोह प्रारंभ कर दिए, जिनको इस तरह से हम देखते हैं बच्चों। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के सामने जो स्थितियां थी कि मोहम्मद गोरी का उधर से आक्रमण हो रहा था और इधर से कन्नौज क्षेत्र से, गुजरात में चालुक्य क्षेत्र से और अलग अलग क्षेत्रों से भंडारकों, नागार्जुनों आदि का जो विद्रोह हो रहा था, उनका सबको
शांत करना था, उनका दमन करना था और भारत में एक सशक्त नेतृत्व की स्थापना करनी थी। तो इसके लिए उसने क्या किया, किस तरह से अपनी साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ की, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो इसमें पहला था इसकी जो प्रारंभिक विजय थी, जिससे इसने अपनी नींव को सुदृढ़ किया। आगे जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, पहली थी इसमें नागार्जुन का दमन। नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ जो था राजा, उसका छोटा पुत्र था। विग्रहराज की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र अपार गंगे सिंहासन पर बैठा, तो कुछ ही दिनों बाद पृथ्वीराज द्वितीय ने उसको मौत के घाट उतारकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय जो था नागार्जुन छोटा था, लेकिन जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई और शासन सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथ में आई, तो उस समय तक नागार्जुन बड़ा हो चुका था, वयस्क हो चुका था और उसने पृथ्वीराज तृतीय को चुनौती देते हुए गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि अपने मुख्यमंत्री जो था उसका कदम्बवास, उसकी देखरेख में एक विशाल सेना बनाई और जो नागार्जुन का केंद्र था गुड़गांव, उस पर आक्रमण किया और उसके गुड़गांव के दुर्ग को घेर लिया। नागार्जुन किसी तरह से वहाँ से बच्चों भाग के चला गया, लेकिन जो उसके मंत्री वगैरह थे, जो उनकी जनता थी, उनमें से कुछ को पकड़ के ले जाया गया राजधानी में और उनको वहाँ पे मौत के घाट उतारकर उनके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया, ताकि आगे कोई भी विद्रोह नहीं कर सके। इसके बाद उसने भंडानकों का विद्रोह का दमन किया। भंडानक भी एक स्थानीय शक्ति थी जिन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा था। तो जब पृथ्वीराज राजा बना, उसकी अल्पव्यस्तता का लाभ उठाकर भंडानकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया, जिससे चौहान राज्य की जो उत्तरी सीमा थी वो असुरक्षित हो गई। तो जब पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया, उसी समय अपने दूसरे प्रमुख शत्रु भंडानकों की तरफ ध्यान आकर्षित हुआ उसका और 1182 के आसपास उसने उन पर आक्रमण कर दिया। इस तरह वो भंडानक भागकर उत्तर की ओर चले गए और कई लोगों ने उनमें से आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों प्रमुख शक्तियों का दमन करके अपने उत्तराधिकार को सुदृढ़ बनाया और इसके बाद किसी भी स्थानीय चौहान शक्ति ने, अन्य स्थानीय शक्तियों ने उसको चुनौती देने का प्रयास नहीं किया। अब इसके बाद इन सफलताओं से प्रोत्साहित होकर उसने अपनी साम्राज्यवादी नीति को प्रारंभ किया, विस्तारवादी नीति अपनाई। तो इसके लिए उसने अपनी जो विजय थी विस्तारवादी नीति, उसमें जेजक भुक्ति के चंदेलों पर विजय प्राप्त की सबसे पहले, क्योंकि उसके समय में जो शक्ति थी, प्रमुख शक्ति थी, तो उसके लिए उसने पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण करने का निश्चय किया। बच्चों, इस समय चंदेलों का राज्य काफ़ी विस्तृत था और ये इनका क्षेत्र थे बुंदेलखंड था, जेजक भुक्ति था और महोबा था। और जो महोबा का क्षेत्र था वो इनकी राजधानी थी। और इस समय जो यहाँ का शासक था, ये बच्चों ध्यान रखना कि कौन था शासक, परमर्दी देव चंदेल राज्य का शासक था। इसके जो शासनकाल की इसकी नीतियाँ थी, उससे इसके जो मंत्री थे स्थानीय, जो इसके स्थानीय मंत्री थे वो भी परेशान थे, जिसमें अलाउद्दीन प्रमुख थे, जो इससे नाराज होकर, असंतुष्ट होकर कन्नौज चले गए थे। 1182 के आसपास पृथ्वीराज ने चंदेल पर आक्रमण किया। चंदेलों पर पृथ्वीराज रासो और उस समय के साहित्य आला खंड से पता चलता है कि चौहानों ने चंदेलों की राजधानी महोबा की पर विजय प्राप्त की और विपक्ष में परमर्दी देव की ओर से अलाउद्दीन और कन्नौज की सेना ने भाग लिया। पृथ्वीराज ने हालांकि चंदेलों को परास्त तो कर दिया, लेकिन उसके
पूरे राज्य को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, केवल सीमांत गांवों को ही अपने क्षेत्र में मिलाया। पूरी शक्ति के साथ उनकी जो शक्ति थी उसका दमन नहीं किया, क्योंकि इसका परिणाम उसको बाद में भुगतना पड़ा पृथ्वीराज चौहान को, कि धीरे धीरे उनके क्षेत्र स्वतंत्र होते गए और एक तरह से उसका जो चंदेलों पर अभियान था वो उसकी आर्थिक स्थिति पर एक बड़ा भार साबित हुआ, क्योंकि धीरे धीरे करके चंदेलों ने अपने क्षेत्रों को वापस से स्वतंत्र कर लिया और वापस से उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। दूसरा उसके बाद जो अभियान था इसका, गुजरात पर आक्रमण। गुजरात के जो चालुक्य शासक थे उनका सांभर के चौहानों से शुरू से ही संघर्ष चला आ रहा था। सोमेश्वर के समय, क्योंकि वो उसका अधिकांश समय गुजरात में बीता था, तो कुछ संबंधों में मधुरता आई, लेकिन जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बना तो वापस से दोनों चौहानों में और चालुक्यों में संघर्ष वापस से शुरू हुआ। यदि उस समय की परिस्थितियों को देखा जाए तो मूलतः दोनों के मध्य संघर्ष का कारण क्या था बच्चों? उनकी दोनों की विस्तारवादी नीति। चालुक्यों का जो राज्य था वो नाडोल और आबू तक फैला हुआ था, और पृथ्वीराज जो चौहान था उसके राज्य की सीमाएं भी धीरे धीरे नाडोल और आबू तक जा पहुंची थी। तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष होना जरूरी था, क्योंकि जब एक दूसरे की सीमाएं एक दूसरे को छू रही थी, तो ऐसे में दोनों पक्षों के मध्य 1184 ईस्वी के आसपास अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया और वापस से 1187 में दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद उन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान ने गढ़वालों के साथ अपना अगला संघर्ष किया। इस समय गढ़वाल में नरेश जयचंद शासक था। दोनों के मध्य संघर्ष का कारण भी मूलतः विस्तारवादी नीति को ही प्रारंभ किया माना जाता है। इस संबंध में संयोगिता की जो प्रेम कथा है उसको भी एक आधार प्रस्तुत करते हैं इतिहासकार, लेकिन इसको सत्य नहीं माना जा सकता। मूलतः क्या था? दोनों के मध्य संघर्ष का कारण राजनीतिक विस्तारवादी नीति थी। पंजाब पर जब मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया तो जो मुस्लिमों की अधिकृत सीमाएं थी वो चौहान राज्य से जा मिली। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेश के स्वामित्व को लेकर चौहानों और गढ़वाल नरेश जयचंद के मध्य संघर्ष शुरू हुआ। लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि जयचंद भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था और पृथ्वीराज भी इस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने के लिए बिल्कुल कृत संकल्प था। अतः दोनों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने उसको परास्त किया, जिसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुसलमानों के साथ कैसे संघर्ष हुआ, मोहम्मद गोरी के साथ उसका क्या संघर्ष रहा, कौन कौन से युद्ध हुए और उसको किस तरह से सफलता प्राप्त मिली, असफलता मिली, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।